नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने जो जीवन के लक्ष्य है उनमें कामयाब हो, उन्नत हो, सफल हो, आगे बढ़ते रहो। अपने माता पिता की जो आशाएं, जो इच्छाएं हैं, उनका सम्मान करते हुए उनका पूरा करने का प्रयास करो। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हम पत्रकारिता के विविध रूपों का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम हमारे व्यवसाय से, हमारे जीवन से संबंधित जुड़ी हुई पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की तरह जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसी प्रकार से शिक्षा भी वर्तमान समय में मानव जीवन की एक बहुत बड़ी मूलभूत आवश्यकता हो गई है। शिक्षा का अर्थ है एक वृहद विश्वव्यापी लौकिक ज्ञान तंत्र की किसी न किसी शाखा के अनुशासन में दक्ष होना। यानी विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा ज्ञान का तंत्र है शिक्षा, और उसकी किसी एक शाखा में अपने को सक्षम होना है, दक्ष होना है। इसमें भी शिक्षा के विविध रूप हैं, वे सभी एक विराट शिक्षा तंत्र की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। वह विराट शिक्षा तंत्र एक वृहत राज्य तंत्र का अंग है। शिक्षा राष्ट्र के विकास और उसके समस्त नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रशिक्षण का एक माध्यम है, और शिक्षा व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाती है, उसके चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती है। तो ये तो थी सामान्य जानकारी अपने शिक्षा के बारे में। लेकिन शैक्षिक पत्रकारिता की क्यों आवश्यकता है? हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए उसमें कोई न कोई समस्याएं आती रहती हैं, हमारी मांगे होती है, सरकारी योजनाएं होती है, तो उन सब के बारे में हमें समय समय पर जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है, और वो काम एक कुशल पत्रकार है वो करता है शैक्षिक पत्रकारिता के माध्यम से। दुनिया की प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सामाजिक संरचना है, उसमें विविध स्तर है, विविध वर्ग है। सबसे संपन्न और ताकतवर वर्ग के लिए तो शिक्षा के उच्चतम घोषित लक्ष्य प्राप्त करना सरल है, किंतु अन्य वर्गों के समक्ष असीमित कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं। क्योंकि हमारे समाज में दो वर्ग है ही, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है। तो उच्च वर्ग के लिए जो ताकतवर है, संपन्न है, उसके लिए तो शिक्षा के लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो निम्न वर्ग है या पिछड़ा हुआ वर्ग है या दूर दराज में रहते हैं, उनके लिए शिक्षा की पहुंच होना बहुत बड़ा काम है। बहुत सारी कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं। तो शैक्षिक पत्रकारिता का काम इन समस्याओं के विविध पक्षों को प्रस्तुत करते रहना है, और साथ ही शैक्षणिक लक्ष्यों को भी समाज के सामने लाते रहना है। ये काम शैक्षिक पत्रकारिता करती है कि किस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, कौन सी योजनाएं नहीं चलाई जा रही है, किस वर्ग के लिए क्या आरक्षण व्यवस्था है, क्या नियम है। ये सारी जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से शैक्षिक पत्रकारिता देती है। आगे बढ़ने से पहले अपने हम बात करते हैं शिक्षा तंत्र कि हमारा शिक्षा तंत्र कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शैक्षिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम तो शिक्षा तंत्र की सामान्य रूपरेखा के बारे में जानना आवश्यक है। हमारे शिक्षा तंत्र के मुख्य विभाग निम्न प्रकार से है जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी आंगनवाड़ी शिक्षा भी कहते हैं। जब हमारी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है उससे पहले हमें शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। कुछ गांवों में आज भी प्रौढ़ शिक्षा संचालित की जा रही है। जिनको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता हो तो उनके लिए आवश्यकता के अनुसार पाठशालाएँ चलाई जा रही है। आयु वर्ग का कोई उनमें प्रतिबंध नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। तो ये सीढ़ियाँ हैं हमारे शैक्षिक तंत्र की। हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं इस शैक्षिक तंत्र को नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए कुछ
निकायों का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी कहते हैं जिसको, जिसने अभी अभी अपने फैसला दिया है कोरोना के कारण कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवानी बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षा यदि आप नहीं उत्तीर्ण करते हो, अगर डिग्री में सीधा आपके कोविड-19 के तहत प्रोन्नत लिखा हुआ है, तो उस डिग्री को यूजीसी ने मानने से इनकार कर दिया। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष खराब नहीं हो, इसलिए उन्होंने परीक्षा दिलाने का निर्णय किया है। सरकार के खिलाफ गई है यूजीसी। फिर दूसरा है शिक्षा निदेशालय, जो अपने स्कूली स्तर तक की सारी शिक्षाएं हैं, निकाय या संगठन है, उनका नियंत्रण करता है। फिर उच्च शिक्षा के लिए हर संभाग में, हर जिले स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है, देखरेख करता है। और फिर है केंद्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, जो समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करती है और परीक्षाओं का आयोजन भी करती है। अब बात करते हैं हम शैक्षिक पत्रकारिता के समाचार के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कि कहाँ से समाचार उसको मिल सकता है। हालांकि संपूर्ण शिक्षा तंत्र ही उसका स्रोत है, बस आवश्यकता पत्रकार के लिए इस बात की कि वो किस रूप में जाकर के कुशलता से अपना समाचार का चयन करता है या नहीं करता है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांत। जो शिक्षा बनाई गई हैं हमारे लिए, नीतियाँ और नियम बनाए गए हैं, जैसे अभी अभी नई शिक्षा नीति आई है 2021 में, लागू होने की बात चल रही है, तो उस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसकी आलोचनाएं हो रही हैं। हालांकि भारत सरकार उस पर सुझाव मांग रही है और हम पत्रकारों के द्वारा या अखबारों के द्वारा पढ़ रहे हैं। बहुत सारे शैक्षिक विद्वान हैं, वो अपने अपने मत बता रहे हैं कि शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं, कैसे इसको लागू किया जाए। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमें पता चलती हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। तो शैक्षिक पत्रकार क्या कर सकता है, यहाँ से अपनी समाचार है वो संकलन कर सकता है। फिर शिक्षक विधियाँ, पढ़ाने का तरीका क्या होता, विद्यालयों की दशा, उनका वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, भौतिक और मानवीय संसाधन होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालयों की स्थिति ऐसी है जो शिक्षा क्या दिलाएं, उनके भवनों की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ पीने के पानी का या और मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन नहीं है। तो ये सारे के सारे पत्रकार के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचती है, फिर सरकार इन पर ध्यान देती है। तो सरकार के ध्यान में लाना भी ये ज़रूरी है। बच्चों का व्यवहार, शिक्षा का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा उनको किस माध्यम में दी जानी चाहिए, और शिक्षण की शैली क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो ये सारी बातें भी एक प्रकार से शैक्षिक पत्रकार के लिए समाचार स्रोत का काम करती हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालयों महाविद्यालयों में होते हैं, उनका पुस्तक मेले आयोजित होते हैं। शिक्षकों की इच्छाएं और शिक्षकों की दशाएं भी बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं। तो पत्रकार उनसे वार्ता करके इस बात को रख सकता है समाचार पत्र के माध्यम से। विविध शिक्षक संगठन और छात्र संगठन और उनकी मांगे, आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस, भ्रष्टाचार, घपले, ये सारे के सारे बहुत बड़े महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं शिक्षक समाचार के लिए। क्योंकि शिक्षक संगठन और छात्र संगठन नाराज़ तभी होते हैं जब उनकी शिक्षा में कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती हो, और वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और वो काम करते हैं समाचार पत्र के माध्यम से। शिक्षकों के लिए पदोन्नति की क्या व्यवस्थाएं हैं, तबादले हैं, नई भर्ती, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी शिक्षा में कुछ खामियां रह जाती है, हमें रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो पत्रकार क्या करता है, इन बातों का गहनता से अध्ययन करके समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है कि हमारी शिक्षा नीति में ये बातें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं। सरकारी तंत्र के बारे में जानकारी, विद्यार्थी और नौकरशाही राजनीति, ये तीनों घुली मिली सी बातें हैं। इन तीनों के बारे में भी पत्रकार वो अपनी पैनी दृष्टि रख सकता है। अभिभावकों की क्या इच्छाएं हैं, क्या मांगें हैं, जैसे अभी चल रहा है फीस का
कि कोरोना काल में फीस नहीं ली जाए। अखबारों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के समाचार पत्र इस समय बहुत बड़े प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा, यानी हमारी जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए कि हमें शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक रोज़गार मिल सके। नई शिक्षा नीति जो अभी लागू नहीं हुई है, अपने घोषणा कर चुकी है भारत सरकार, उसमें क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, इन सब के बारे में। छात्रवृत्तियां और अन्य प्रोत्साहन जो छात्रों के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे बिंदु हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु बन सकते हैं जहां से एक शैक्षिक पत्रकार है वो अपनी पत्रकारिता के लिए, अपने समाचार के लिए सूचनाओं का संकलन कर सकता है और अपनी बात है वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं पत्रकार के लिए आवश्यक योग्यता कि भाई इतने सारे स्रोत हैं तो पत्रकार को भी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है शैक्षिक तंत्र की जानकारी होनी चाहिए कि वो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा से, स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसे अपने तंत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकारी नियमों और योजनाओं की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस वर्ग के लिए, जैसे टाडा माडा शहरिया के लिए अलग चलाई जा रही है, अनुसूचित गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग चलाई जा रही है। तो ये सारी की सारी उसको जानकारी होनी चाहिए। और समाचार पत्रों के माध्यम से अगर कहीं आलोचना या कहीं बड़ाई प्रशंसा करनी तो वो कर सकता है। विद्यालय छात्र अभिभावक से जुड़ाव, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक पत्रकार के लिए। यदि वो विद्यालय से, छात्र से, अभिभावकों से जुड़ा हुआ नहीं है तो उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को आगे नहीं रख सकता, समाचार पत्र के माध्यम से बता नहीं सकता। तटस्थ एवं स्वस्थ और निर्भीक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी एक संगठन का, एक आंदोलन का पक्ष ले ले। बिल्कुल निडर, निर्भीक, निष्पक्ष होकर के उसे अपनी बात रखनी चाहिए समाचार पत्रों के माध्यम से। शिक्षक व छात्र संगठनों से वार्ता और मांगे ऊपर तक पहुंचा सके। समय समय पर उसे शिक्षक संगठनों से, छात्र संगठनों से वार्ता करती रहनी चाहिए कि आपके क्या कमियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या नया होना चाहिए, क्या लागू करवाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें वो ऊपर सरकार तक पहुंचा सकता है। सफलता और असफलता का विवेचन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए कि कोई योजना कितनी सफल हुई है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, बंद करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए और क्षेत्रों में लागू करनी चाहिए। ये सारे की सारी योग्यता पत्रकार में होनी चाहिए। और अंतिम बात है लेखन कौशल, उसका अच्छा होना चाहिए। समाचार को पूर्णतया मतलब शब्दों के साथ वो एक सुगठित करके समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक वो पहुंचा सकें। तो इस तरह से आज हमने शैक्षिक पत्रकारिता के बारे में अध्ययन किया और आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए। शिक्षक दिवस मनाते हम, तो इस शिक्षक दिवस की आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा और उम्मीद के साथ कि आप भविष्य में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।